सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और लगातार आप लोगों के सामने मैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं दोस्तों। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लगातार मैं आप लोगों के सामने, मेरी आज ये तीसरी महा मैराथन क्लास है दोस्तों। ठीक है, ये तीसरी महामैराथन क्लास है। इससे पूर्व 2 महामैराथन क्लासेस में दे चुका हूं आप लोगों को, और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मील के पत्थर साबित होंगे सीटेट के एग्जाम के लिए दोस्तों। तो काफ़ी कम समय बचा हुआ सीटेट के लिए, तो आप लोग इस तरीके की वीडियोज़ अब ज़्यादा देखिएगा ताकि आप लोग परीक्षा में ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों। आज के पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब अंग्रेजों के अधीन हम लोग थे तो हमारे भारत के जो समाचार पत्र थे उन पर क्या लग गया था, ये कह सकते हैं कि उन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वो अंग्रेज शासन के विरुद्ध लिख रहे थे और उन पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। वही आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था दोस्तों। ठीक है, और ये आपका 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जो कि किस गवर्नर के टाइम पे पारित हुआ था। तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1778 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था, और बाद में इसे हटा दिया गया था 1782 में। लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसको हटाया गया था दोस्तों। तो ये चीज आप लोग क्लियर याद रखेंगे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के टाइम पर पारित हुआ था 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त वर्णन नहीं है। ठीक है, तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो क्या करता है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। बिल्कुल सही करता है दोस्तों, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। अब यहां पर इसने केवल शब्द जोड़ दिया है शब्द। ठीक है, तो यह केवल सहगामी यानी कि शैक्षिक को छोड़ करके यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ये उपयुक्त तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि सहगामी के साथ साथ शैक्षिक पक्षों को भी ये क्या करता है, सम्मिलित करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और आपका यहीं पर आपका आंसर मिल गया है। यद्यपि और ऑप्शन देख लेते हैं, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, ये भी बिल्कुल सही है, और यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है, तो ये भी सही है। लेकिन आपने नकारात्मक वाला उत्तर निकालना था कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह विद्यालय आधारित आकलन के लिए अनुपयुक्त वर्णन है दोस्तों। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपको पता है कि वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उन्हें जानते हैं, और 31 अक्टूबर को उनका जयंती एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और उसी दिन से आप लोगों ने सीटेट के एग्जाम के फॉर्म भी भरने हैं दोस्तों। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली थी। यहां पर ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो बारदोली आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, और वहां की महिलाओं ने पटेल जी को क्या कहा था, सरदार कह के पुकारा था। और ये बारदोली आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण चुनिए। वृत्तांत यानी कि किसी घटना के बारे में विवरण प्रस्तुत करना। वृत्तांत का मतलब क्या होता है, किसी घटना के बारे में विवरण प्रस्तुत करना। तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किसी घटना के बारे में विवरण क्यों प्रस्तुत करेंगे। दिए गए विकल्प में से सबसे उचित उत्तर चुनिए। तो शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें, जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें, कक्षा को मनोरंजन एवं सजीव बना सकें, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। तो देखिए दोस्तों, सारे सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। इसीलिए हम वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे, यानी कि पुरानी घटनाओं का प्रयोग करेंगे, विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अवधारणाएं क्या हो जाएंगी, सजीव और वास्तविकता के साथ जुड़ सकेंगी। इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है।
आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चिनूक जो स्थानीय पवन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की ढालों से होते हुए बहती है ये, और ये गर्म हवा है दोस्तों, ये गर्म लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, ठीक है। तो शुष्क और ये कह सकते हैं कि गर्म पवनें हैं ये। तो चिनूक आपको पता होना है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली पवन है, और ये रॉकी जो पर्वतमाला है उसके सहारे सहारे बढ़ती है। तो इस स्थान कौन सी पवन चलती है, चिनूक कहाँ बहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे इसने वेल्ड, पंपास, प्रेयरी या सवाना। अब आपको पता है दोस्तों, वेल्ड जो घास के मैदान है वो आपके कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। प्रेयरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि कनाडा के क्षेत्र में है। और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। तो चिनूक जो स्थानीय जो पवन चलती है दोस्तों, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। इट मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका में जो घास के मैदान है उसे प्रेयरी कहते हैं, याद रखेंगे। तो प्रेयरी घास के मैदानों में चिनूक स्थानीय पवन चलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बहुत बार पूछा जाता है कि देश के जो बांध हैं, ठीक है, उनको भारत का मंदिर किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही क्या कहा था, बांधों को भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए ये काफी मददगार साबित होते हैं। इसलिए देश के बांधों को क्या कहा गया था, भारत का मंदिर कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो याद रखेंगे इसे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। तो जनसंख्या घनत्व अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें या अपने देश की, पूरे देश की बात करें, तो हमारे देश के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली मतलब क्या जो जनसंख्या होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, उस देश का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को उस राज्य का क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो प्रति इकाई पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के जो पृष्ठ पर जो लोग रहते हैं उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी का जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पर यही है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। दोस्तों आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। तो आपको पता है समवर्ती जो सूची है दोस्तों, भारत की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ये कह रहा है कि समवर्ती सूची पर काम कौन करता है। तो आपको पता होना समवर्ती सूची ऐसा है जिसपे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, तो दोनों ही समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा जैसे समवर्ती सूची का भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास का मतलब ऋतु के अकॉर्डिंगली हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है, इन ऑप्शनों के हिसाब से लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का गांव की ओर प्रवसन, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता और वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ऋतु प्रवास होता है वो पशुओं के हिसाब से होता है दोस्तों, ठीक है, और चरागाहों का। तो नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, जो लोग चरागाहों के साथ मतलब चरवाहे होते हैं, वो ऋतु बदलने के साथ साथ अपना स्थान भी परिवर्तन करते हैं, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशील था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, यानी कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल यही गलत है दोस्तों। तानाशाह, जहां पर तानाशाही सरकार होती है वहां पर जो तानाशाह ने बोल दिया तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि उठा सकते हैं, तो यही गलत हो गया, बाकी इसका मतलब सही है। या ये कह रहा है तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों का तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये गलत बात बोल रहा है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, लोग नहीं उठा सकते हैं दोस्तों प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर जो बांध है, आपको यहां पर ऑप्शन है महानदी, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णराज जो सागर बांध है वो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। याद रखेंगे, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है कृष्णराज सागर बांध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आपको पता है सितंबर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, वो जब पिता की मृत्यु में संपत्ति के समान अधिकार किसे किसे प्रदान करता है, तो आप याद रख लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड, और उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि पुत्री पुत्रियों और तथा बहनों को, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी, पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों, यानी कि पुत्र पुत्रों और पुत्री पुत्रियां, ये बच्चे हो गए मृतक के, और एक पत्नी हो गई। इनमें समान रूप से क्या होगी, वो संपत्ति बटेगी दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 यही बात कहता है कि जो संपत्ति होगी वो पत्नी में भी बटेगी, पुत्र पुत्रों में भी बटेगी, और पुत्री पुत्रियों में भी समान रूप से बटेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? ठीक है, यानी कि विविधता में एकता वाला मुहावरा किसने कहा भारत के राज्यों के लिए? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे दोस्तों, विविधता में एकता की बात भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की का ही बोलना था कि भारत में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, विविधता में एकता की बात की थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आ जाता है कई बार। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों का परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद या सांसद और विधायक। तो याद रखेंगे दोस्तों, सांसद करते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल होता है, वो अपना एक क्या करते हैं, वो अपना एक मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री चुनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो सभी सांसद ही होते हैं। ठीक है, तो सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं अकॉर्डिंग टू यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो ओजोन परत आपको पता है कि जो समताप मंडल में है दोस्तों, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और ये सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? तो यही पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हो रहा है वो अंटार्कटिका में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव में आपका ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हो रहा है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है अहमदाबाद, कोयंबटूर, नई दिल्ली या देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि स्थित है आपका देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 1982 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी देहरादून में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान के बारे में अगर हम जानकारी रखते होंगे तो हमें पता होगा कि किस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बिल्कुल किया गया है। सरकार का ढांचा, बिल्कुल सरकार के ढांचे की बात की गई है। राजनीतिक दलों का नाम यही नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, और नागरिकों के अधिकार ये किए गए हैं। तो किस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नामों की बात नहीं की गई है दोस्तों। राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से चलते हैं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इनको राष्ट्रीय दल का नाम देना चाहिए, या फिर राज्य स्तरीय होने चाहिए, या फिर इनको कोई चुनाव चिन्ह नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो राजनीतिक दलों का नाम भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बक्सर का युद्ध, यहां पर ऑप्शन है 1765, 1764, 1766 या 1768। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेना का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर
मुनरो और भारत की संयुक्त सेना में बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हार गए थे युद्ध। हेक्टर मुनरो के मतलब नेतृत्व में लड़ा गया था ये अंग्रेजों की तरफ से युद्ध। कई बार पूछ लिया जाता है कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, और कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की क्या पड़ गई थी भारत में, ये कह सकते हैं कि सत्ता स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध आप लोगों का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल तथा अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। अब किस स्तर पर हो सकते हैं, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। बिल्कुल, जो हमारा भूगोल होता है दोस्तों, उसमें हम पर्यावरण संसाधनों की बात पढ़ते हैं, साथ ही साथ अर्थशास्त्र में भी हम संसाधनों की बात करते हैं और विकास से उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ही भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में शायद हो सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे। जो सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे, तभी जाकर के सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों को प्रोत्साहन मिल पाएगा दोस्तों कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लेस करना चाहिए। ठीक है, तो खाली स्थान में उनके साथ क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहार का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, या सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो दोस्तों याद रखेंगे स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता विकसित होगी उनकी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता खाली स्थान में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपने जानकारी रखी होगी दोस्तों कि जॉन डीवी इसके प्रवर्तक थे, जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी, और इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा की बात करी थी। और प्रगतिशील जो शिक्षा होती है दोस्तों, वो क्या होती है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मानी जाती है, यानी कि बच्चों को ही खुद के द्वारा करवाए जाते हैं उसमें पहले कार्य। ठीक है, उसके बाद अध्यापक उसमें एक ये कह सकते हैं कि सुगमकर्ता का काम करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित होती है। और कई बार पूछ लिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा पद्धति किसकी देन है, तो जॉन डीवी, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कहती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ जुड़ा होना चाहिए, कक्षा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, या बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, यही बात कहती है एनसीएफ 2005 दोस्तों सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। तो याद रखेंगे इसे कि जो विद्यालय का ज्ञान होगा उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक को 1990 ईस्वी में, ठीक है, विकसित किया गया था। और किसने किया था, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या किन्स ने। ठीक है, तो महबूब उल हक जो पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1990 ईस्वी में, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को स्थापित किया था दोस्तों, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को स्थापित किया था, यानी कि उन्होंने इस मानव विकास सूचकांक बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, इस तरीके से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गवर्नर। तो दोस्तों आपने आर्टिकल 64 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 64 में एक बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है जब तक पद में बना हुआ है, जब तक पद पर बना हुआ है उपराष्ट्रपति, तब तक वह राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा वो। ठीक है, तो
यहां पर आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, और आर्टिकल 64 के तहत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जैसे 12वीं शताब्दी के आसपास ये कृष्ण और राधा की रासलीलाओं और कृष्ण की और गोपियों की रासलीलाओं पर 300 श्लोकों का एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों, गीत गोविंद। तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है रविदास, जयदेव, कालिदास या कबीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जयदेव की कृति है गीत गोविंद और 12वीं सदी में ये लिखी गई थी। 300 श्लोकों का यह एक महाग्रंथ है। ठीक है, जिसमें कृष्ण और राधा और गोपिकाओं की रासलीलाओं का वर्णन किया गया है गीत गोविंद में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है पेडोलॉजी, जूलॉजी, प्लांटोलॉजी या आर्कियोलॉजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी को ही मिट्टी का अध्ययन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी, इस पर काफी बार चर्चा कर चुका हूं मैं। तो यहां पर ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील या वियतनाम। तो दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में जो एक सेंटोस बंदरगाह है उसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है विश्व की? ब्राजील में होती है, और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में एक देश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अमेजन नदी किस महासागर में जाती है? आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, बड़ी। ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, और ये कहां जाकर के गिरती है? तो यहां पर है भूमि की नालियों में, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमेजन नदी आपकी गिरती है अटलांटिक महासागर में गिरती है दोस्तों। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिरती है अमेजन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी से शुरू हुए थे। ठीक है, और इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? यह बदलता रहता है, एवर अनवर्ड, फॉर एवर हायर, अल्टियस, सीटियस या फोर्टियस। ठीक है, तो यही इसका क्या है? आदर्श वाक्य है दोस्तों, अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। ये कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। आपको पता है दोस्तों, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जनवरी 1923 ईस्वी में। और इसका जो स्वराज पार्टी का जो संस्थापक थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, सीआर दास। ठीक है, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने आपका क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये किसकी असफलता के बाद हुआ था स्वराज पार्टी का गठन 1923 में? तो यहां पर ऑप्शन आ रहे हैं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। याद रखेंगे कि आपको पता है 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया था चौरा चौरी की घटना के बाद दोस्तों। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, 1922 में खत्म कर दिया था। तो उसके बाद जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था कांग्रेस के अंदर ही बात उठाने के लिए। सीआर दास और ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था दोस्तों स्वराज पार्टी का। तो आई होप स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। आप ये चीज अपने माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो क्वेश्चन सीधा सी बात है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ यह चीज मैं भी आपको बता चुका हूं। यहां पर ऑप्शन है 1918, 1920, 1922 या 1924। तो याद रखेंगे 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि जो जन से संबंधित था, जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया? तो यहां पर ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 का है, नमक आंदोलन आपका 1930 का है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन आपका 1920 का है। इससे पहले भी आप
आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि खेड़ा आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन किया, लेकिन प्रथम जन आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी का जो जाना जाता है वो असहयोग आंदोलन जाना जाता है दोस्तों। प्रथम जन आंदोलन के रूप में जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था और 22 तक चला था दोस्तों। और चौरा चौरी की घटना के बाद 1922 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विधानसभा के सदस्य, अब यहां पर ऑप्शन है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधानसभा आपको पता है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं दोस्तों। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट किससे चुन के आते हैं? लोगों द्वारा या जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान भंडार के रूप में, या अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पाठ्य पुस्तकों का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। ठीक है, आगे भी हम कुछ पूछताछ कर पाए इस अवसर के रूप में सामाजिक विज्ञान का क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। इसे ही माइंड कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट है दोस्तों, तो भाषा प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हो? बिल्कुल नहीं, प्रमुख समूहों का ही प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पक्षपातपूर्ण नहीं, तटस्थ और संवेदनशील, बिल्कुल तटस्थ और संवेदनशील। तटस्थ का मतलब किसी से कोई मतलब ना हो और किसी के साथ मतलब ये कह सकते हैं कि तटस्थ दूरी बना करके, अन्य भाषाओं से दूरी बना करके। ठीक है, और संवेदनशील का मतलब आप समझते हैं कि जिसमें भाव उत्पन्न हो सके और एक समग्र चिंतन वाला व्यक्ति बन सके। तो तटस्थ और संवेदनशील भाषा होनी चाहिए दोस्तों किसकी? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? ठीक है, तो अमेरिकी मूल निवासी आपको पता है रेड इंडियन होते हैं। ठीक है, तो रेड इंडियन की जो कौन सी घास भूमि में वो ज्यादातर रहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टेपी, पंपास, वेल्ड्स या प्रेरीज। तो आपको पता है जो उत्तरी अमेरिका है या फिर कनाडा वाला जो पोर्शन है वहां पर जो शीतोष्ण घास के मैदान जो पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रेयरीज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रेयरीज में यहाँ की मूल निवासी रेड इंडियन भी निवास करते हैं कहीं ना कहीं। तो याद रखेंगे कि प्रेयरी घास के मैदानों में अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थान होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है? तो चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अथर्ववेद के रूप में, यजुर्वेद के रूप में, धर्मशास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में। तो याद रखेंगे दोस्तों, चाणक्य के जो विचार आए हैं वो है अर्थशास्त्र के रूप में। और अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी चाणक्य की जो कि राजनीति पर आधारित है दोस्तों, राजनीति पर आधारित है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे चाणक्य। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? अर्थ पर नहीं है बल्कि हम कहेंगे राजनीति से संबंधित मौर्य साम्राज्य का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि? आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। इसका विरोध क्यों किया गया था? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई गई थी। ये भी गलत है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। बिल्कुल ये सही है। और प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, इसके तहत नहीं किया। याद रखेंगे दोस्तों, जो रॉलेट एक्ट था वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो उग्र विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए लाया गया था ताकि ज्यादा राष्ट्रवादी आंदोलन न चल पाए। ठीक है, और हिंसक न बन सके, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि मौलिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसमें क्या था कि नो अपील, नो वकील और नो दलील, कोई चीज नहीं हो सकती और सीधा क्या हो रही थी? फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। तो इस
उसका ही विरोध किया गया था, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, 1919 का ही विरोध है। तो इसमें इसका जो सार निकलता है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस को अधिक से अधिक क्या दिया गया, अधिकार दे दिए गए थे। तो यही इसका आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन थे? वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान या बुद्ध की प्रतिमाएं। तो याद रखेंगे जो बोधिसत्व वही थे जिन्होंने क्या, निर्वाण की प्राप्ति की दोस्तों, जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी कि जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वही बोधिसत्व कहलाए दोस्तों। वे लोग जिन्होंने निर्वाण या फिर प्रबोध प्राप्त किया वही बोधिसत्व होते हैं बौद्ध धर्म में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत में कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? ऑप्शन है फारसी, हिंदी, अरबी, उर्दू। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फारसी जो भाषा थी इनकी क्या थी, प्रशासनिक भाषा थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की। यद्यपि अरबी और उर्दू का भी प्रचलन था, लेकिन फारसी भाषा जो थी वो इनकी अपनी प्रशासनिक भाषा थी दोस्तों, ये याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर लाइक तो करेंगे ही करेंगे आप लोग, ये आशा रखता हूं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख है, ठीक है, डैश की तरह, तो जन की तरह, राजन की तरह, राष्ट्र की तरह, दुष्य की तरह। तो आपको पता है जो छोटे छोटे कबीले होते थे यार, जो छोटे छोटे राष्ट्र होते थे, उनको क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जन कहा जाता था दोस्तों। तो भरत भी एक जन था, ठीक है, और यदु भी क्या था, एक जन था दोस्तों। तो पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की तरह है दोस्तों, याद रखेंगे, जन कहा जाता था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ठीक है, तो कौन से यहां पर है? रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रमुख देवताओं के रूप में माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में, अग्नि, इंद्र और सोम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। रक्षक मेखला की एक विधि है, किसकी विधि है रक्षक मेखला? रक्षक मेखला क्या होती है दोस्तों? फसलों के बीच में क्या होती है, पेड़ों को लगा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, पेड़ों के बीच में फसलों को, या ये कह सकते हैं कि पेड़ों की कतार लगाई जाती है और उसके बीच में क्या की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि मृदा बह नहीं पाती है। तो रक्षक मेखला डैश की विधि है, तो जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी या मृदा संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण की एक विधि है रक्षक मेखला दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का न्यायवादी होता है। और भारत के अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करेगा वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। याद रखेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और महान्यायवादी को आर्टिकल 76 के तहत भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत, और महाधिवक्ता जो कि राज्यों में होता है, राज्य का पहला विधि अधिकारी, उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 165 के तहत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री। तो याद रखेंगे जो मंत्री परिषद होगी वो विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? आपको पता है कि आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पे क्या लगा दिया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। ये चीज मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूं। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो संसद के अंदर होते हैं दोस्तों, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे राष्ट्रपति है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का को हटा सकती है, वो हटा सकती है संसद दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1970 ईस्वी में, 1977 में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मुख्य रूप से है? तो यहां पर ऑप्शन है 12, 15, 17 या 19। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार या बोलने का अधिकार या फिर प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारा आपका अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं। ठीक है, भाषण देने का अधिकार और पार्टी बनाने का अधिकार। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रता के अधिकार आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हैं, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों भारतीय संसद का, उसे बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता नहीं करता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है वो उसकी। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा, लोकसभा में विपक्षी नेता। तो याद रखेंगे, लोकसभा में का जो स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है दोस्तों। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, याद रखेंगे। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे इतना अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ग्राम पंचायतों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है 70वां, 60वां, 73वां या 57वां। तो आपको पता है 73वां जो संविधान संशोधन था 1993 का, उसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए 29 विषय उसके अंतर्गत रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायतों को किसका दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से अगर बंदी बना दिया जाए और कोर्ट को न बताया जाए, तो उच्चतम न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो याद रखेंगे दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है कि यदि किसी भी अपराधी को क्या किया जाता है? बंदी बनाया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कहाँ? कोर्ट में क्या करना पड़ता है? पेश करना पड़ता है, ताकि उसके कृत्य की जांच हो सके कि वो क्या वास्तव में अपराधी था या फिर नहीं था। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कहाँ? कोर्ट में पेश करना पड़ता है दोस्तों। और अगर नहीं किया जाता है तो इसे ही उच्चतम न्यायालय क्या करेगी? रिट दायर कर सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? कि भारत की राष्ट्रीय आय का जो लेखा होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की लेखा का प्रकाशन किया जाता है दोस्तों। इसे याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचायती राज लागू किया गया। तो पंचायती राज आपको पता है दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था पंचायती राज। यहाँ पर ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1957 में, 1959 में। तो पंचायती राज को लागू करने के लिए सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है, और 1959 ईस्वी में, ठीक है, 1959 राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में पंचायती राज को लागू किया गया था। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो 1959 में नागौर में। तो पहला राज्य पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान दोस्तों, याद रखेंगे। और आप आजकल पूछ रहा हो कि दूसरा राज्य कौन सा था, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश। पहला राज्य राजस्थान था, ठीक है, और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान।
तो पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में। दूसरा कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये याद रख लेंगे और 1959 को याद रख लेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर या 22 नवंबर। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था? यूएनओ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, अथवा 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा अधिकार या कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए बिल को वापस भेजने की अनुमति मिल जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 39वां, 40वां, 42वां या 44वां। तो याद रखेंगे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हुए कि वो किसी भी मतलब बिल को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है। खारिज तो नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल को पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? आपको पता है दोस्तों कि संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 51A में जोड़ा गया, 51A में जोड़ा गया दोस्तों। और ये भाग हो जाएगा आपका भाग 4A दोस्तों। ठीक है, भाग 4A। ठीक है, तो 1976 में भाग 4A में 51A, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, और इनकी संख्या अभी 11 है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सत्य कथन चुनिए। तो राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 11 नहीं बल्कि दोस्तों 12 सदस्यों को किया जाता है, इसलिए गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ये बिल्कुल ये चीज सही है दोस्तों। तो सत्य कथन, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बाकी ये 3 ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत हैं। तो सत्य कथन चुनना था, तो ये सत्य हो गया, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कि कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने संसद की गणपूर्ति की बात की थी कि 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है संसद की कोरम के लिए। तो राज्यसभा भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा संसद का एक सदन है। ठीक है, इसमें भी 1/10 भाग अगर सदस्यों का होता है तो गणपूर्ति हो जाती है, यानी कि कोई किसी विधेयक पर बात की जा सकती है या फिर कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है आगे। ठीक है, तो 1/10 यानी कि, और आपको पता है कि 250 की जो संख्या होती है, 250 का अगर 1/10 निकालोगे आप तो 25 आपको मिल जाएगा, यानी कि 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे 25 सदस्यों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है कि जो 44वां जो अनुच्छेद है, समान संहिता यानी कि समान जो दंड संहिता, ये कह सकते हैं कि सभी के लिए समान न्याय। ठीक है ना, कि जो समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए यहाँ पे है? धार्मिक निकाय के लिए, सजातीय समूह के लिए, स्त्रियों के लिए या नागरिकों के लिए? तो ये सभी नागरिकों के लिए है दोस्तों। ठीक है, जो 44वां अनुच्छेद है ये सभी के लिए है, यद्यपि इस पर अभी काम किया जा रहा है, कई राज्यों के द्वारा इस पर बात चल रही है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि अब आप पोर्टफोलियो जानते होंगे दोस्तों। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम बच्चे की समस्त गतिविधियों का संचय करके रखते हैं, संकलन करके रखते हैं, एक ऐसी फाइल जिसके अंतर्गत बच्चे की सभी प्रकार की एक्टिविटीज का क्या रखा जाता है? लेखा जोखा रखा जाता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो वो पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह शिक्षकों को छात्रों पर सामान्य अवलोकन करने में सक्षम बनाता है, यह छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है,
यह योजनाबद्ध और कार्यान्वित करने में त्वरित एवं आसान है। यह छात्रों के संदर्भ में निर्णायक सूचना प्रदान करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो से बच्चे की जो उसके अंदर की योग्यताएं होती हैं वो चीज संचित रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है। पोर्टफोलियो क्या करता है? छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है? यहां पर है सामाजिक विज्ञान मानव समाज की अग्रिम स्तर का अध्ययन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान मानव समाज के अग्रिम स्तर के अध्ययन है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, मानव समाज के अग्रिम स्तर के अध्ययन तो है ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। सामाजिक विज्ञान ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता और उन्नति में योगदान देता है। तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता और उन्नति, तो समाज की उपयोगिता और उन्नति के बारे में हमें सामाजिक विज्ञान ही इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान ज्ञान के वे पहलू हैं जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों पर मनुष्य की गतिविधियों पर जो सीधा असर पड़ता है वो सामाजिक विज्ञान के वो पहलू आते ही हैं इसके अंतर्गत। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है दोस्तों? सही है। आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। डैश भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो यहां पर ऑप्शन है चर्चा विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल शिक्षण की सबसे ज्यादा उपयुक्त जो विधि है दोस्तों वो है आपका भ्रमण विधि, क्योंकि भ्रमण विधि से ही हम ऐतिहासिक तथ्यों को देख सकते हैं या फिर भौगोलिक तथ्यों को देख सकते हैं। ठीक है, तो भ्रमण विधि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूगोल शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला संसाधन आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो प्रयोगशाला भूगोल की जो लाइब्रेरी होती है उसमें कौन सा संसाधन आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्लोब, बिल्कुल किया जाता है इसका। मॉडल का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापनी तो होती है प्रयोगशालाओं में दोस्तों भूगोल। लेकिन जो समय रेखा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समय रेखा का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऐतिहासिक कालखंडों को आगे बढ़ाने के लिए। और समय रेखा का प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है दोस्तों? इतिहास के शिक्षण में। ठीक है, इतिहास के शिक्षण में। तो अतः ये कह सकते हैं कि समय रेखा का जो संसाधन है इसका प्रयोग आमतौर पर भूगोल की लाइब्रेरी में नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम को समावेशी बनाने में, समावेशी का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, या अधिगम प्रक्रिया करते हैं जिसमें जेंडर का कोई वो नहीं होता है कि मतलब जेंडर से संबंधित हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं भी रहेंगी, पुरुष भी रहेंगे, गरीब, अमीर, दिव्यांग, नॉर्मल, उच्च बुद्धि वाला, निम्न बुद्धि वाला, ये सभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने में क्या मददगार हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पाठ्यक्रम को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ने से समावेशी शिक्षा मददगार होगी। उसके बाद है समरूप निर्देश और कक्षा में निश्चित शिक्षण तरीका। तो निश्चित शिक्षण तरीका नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे तो शिक्षण तरीके को चेंज करना होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, आधिकारिक और निम्न पदस्थ संदर्भ। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है, और सभी शिष्यों के लिए एक परीक्षा। तो सभी के लिए एक जैसी परीक्षा, ये भी थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता है। ठीक है, बच्चे के विकास के आधार पर हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं, तो ये गलत है। तो ये कह सकते हैं कि ए और सी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर है ए और सी, ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर है नए प्रश्नों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त दबाव से गुजरने की जरूरत नहीं है। छात्रों को अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छात्र ठीक पाठ्य पुस्तक के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को याद रखने के लिए बोझ को महसूस करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको बता दूं दोस्तों, ओपन बुक मूल्यांकन एक बार ये किया गया था कि इस परीक्षा में क्या होता है कि बच्चे अपनी नोटबुक या फिर जो उनकी जो बुक होती है
उसको लेकर के परीक्षा दे सकते हैं। और वो इसलिए दे सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा बोझ महसूस ना हो कोई विवरण को या कोई शीर्षक को याद करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को याद रखने के लिए बोझ को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ओपन बुक मूल्यांकन का ये उद्देश्य बन जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कंबोज यानी कि जो वर्तमान कंबोडिया है, ठीक है, राज्य की राजधानी में अंकोरवाट का मंदिर बनाया। यह मंदिर किससे समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है? तो आपको पता ही है कि जो कंबोडिया का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? तो आप कहेंगे सूर्यवर्मन ने बनाया था। ठीक है, और कहां पर है ये? कंबोडिया में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर ऑप्शन है विष्णु, महात्मा बुद्ध, शैव संप्रदाय या ब्रह्मा जी। तो याद रखेंगे दोस्तों, विष्णु का मंदिर है ये, विष्णु भगवान जी का मंदिर है दोस्तों अंकोरवाट का। और किसने बनाया था ये? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। चीनी यात्री फाइयान ने अपने यात्रा क्रम में किसको हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा था? तो फाइयान ने हिंदुओं का ठोस गढ़ किसे कहा था? यहाँ पर ऑप्शन है सिंगापुर, जावा, सुमात्रा या थाईलैंड। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, जावा को उन्होंने हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा था, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे ये कह सकते हैं कि चित्रकारिता और पांडुलेख, ताम्रलेख बहुत सारे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर से जावा से, इसलिए उन्होंने जावा को हिंदुओं का ठोस गढ़ कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दुनिया का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये क्वेश्चन आ रहा है भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड। तो दुनिया का जो सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है दोस्तों, याद रखेंगे वो इंडोनेशिया में है आपका। कहां पर है दोस्तों? इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है दोस्तों। याद रखेंगे, इंडोनेशिया के जावा में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से भारत श्रीलंका का संबंध किस काल से शुरू हुआ था? ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से भारत श्रीलंका का संबंध किस काल से शुरू हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है मौर्य काल, मुगल काल, सल्तनत काल या गुप्त काल। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत श्रीलंका का जो संबंध शुरू हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपनी पुत्र महेंद्र और ये कह सकते हैं कि उनकी जो पुत्री का नाम था, मैं भी भूल रहा हूं, तो महेंद्र को उन्होंने कहा भेजा? संघमित्रा और महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा था दोस्तों। तो वहीं से भारत और श्रीलंका के संबंध शुरू होते हैं। तो मौर्य काल से हम कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध मौर्य काल से स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यवन प्रिय काली मिर्च की जगह रोमन जगत व्यापार में भारत को क्या देते थे? ठीक है, तो यवन प्रिय किसे कहा जाता है? काली मिर्च को दोस्तों, क्योंकि यवनों को काली मिर्च काफी पसंद थी, तो यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है। तो यवन काली मिर्च की जगह रोमन जगत जो था वो व्यापार में भारत को क्या देता था काली मिर्च के व्यापार में? तो यहाँ पर ऑप्शन है अनाज, रेशम, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो याद रख रहिएगा, जो यवन थे वो लोग दोस्तों सोने के सिक्के देते थे काली मिर्च के बदले। ठीक है, भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत आने वाले निम्न चीनी यात्रियों का सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पर है ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जो चीनी यात्री थे भारत आए थे, वो सबसे पहले फाइयान आया था, उसके बाद व्हेनसांग आया था और उसके बाद इत्सिंग आया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, फाइयान, व्हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, फाइयान, व्हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। स्वर्ण भूमि के नाम से प्रसिद्ध पेंगू और मोलेमन कहाँ स्थित है? तो पेंगू और मोलेमन को स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किस देश में है? ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या वर्मा, म्यांमार। तो याद रखेंगे दोस्तों, बर्मा में पेंगू और मोलेमन को ही स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये बर्मा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओजोन निम्नलिखित में से किस परत में मौजूद है? तो ओजोन किस परत में है? यहाँ पर ऑप्शन है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो याद रखेंगे, ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में है और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही ओजोन लेयर अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। घटते हुए महासागर के आकार में सही क्रम में कौन सा है? यानी कि महासागरों को घटते हुए क्रम में लगाना है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर अटलांटिक। तो प्रशांत महासागर के बाद उससे छोटा अटलांटिक महासागर है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा दिखा दिया तो ये गलत हो गया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक सागर दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो घटते क्रम में प्रशांत महासागर, उसके बाद उसके से छोटा अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है और उसके बाद आर्कटिक महासागर है दोस्तों, याद रखेंगे। ये घटते हुए क्रम में महासागरों का क्रम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? यहाँ पर ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दूं, जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका के अल्जीरिया और ये कह सकते हैं हम कि मोरक्को देशों में ये फैला हुआ है। नवीन बलित पर्वत है दोस्तों एटलस पर्वत, ठीक है। लगभग 2400 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, ठीक है। तो एटलस पर्वत आपका बहरहाल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिवर्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है समाजशास्त्र, कॉस्मोलॉजी, विश्वविद्यालय या पैटोलॉजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को जो जाना जाता है वो जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, ये भी बिल्कुल गलत है। मकर राशि के दक्षिण में है, बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल सही है। तो भूमध्य रेखा ऐसी जाती है दोस्तों और यहां पर से लगभग भारत की मुख्य जो भूमि है वो शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा ये है और भूमध्य रेखा के उत्तर में है दोस्तों। तो ये इसका आपका आंसर बन जाएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत का जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित पास को कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित जो दर्रा है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पालघाट अंतराल या पालघाट दर्रा। तो बिल्कुल यही है दोस्तों, दक्षिण छोर पर स्थित। ये कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों आपस में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को भी आपस में जोड़ लेता है। तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित एक दर्रा है पालघाट दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को कहा जाता है, यारलुंग जंगबो नदी। तो आपको बता दूं दोस्तों, यारलुंग जंगबो नदी या फिर सांगपो के नाम से भी जानी जाती है ये तिब्बत में, या ये यारलुंग जंगबो के नाम से भी जानी जाती है तिब्बत के किन्हीं प्रांतों में, ठीक है। तो सांगपो नदी कहलाती है आपकी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफाइनरियां मथुरा, डिगबोई और पानीपत हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है जो रिफाइनरीज है? मथुरा, डिगबोई तेल शोधक कारखाने यहाँ पर, और पानीपत। ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड की क्रूड डिस्टेंसल यूनिट के अंतर्गत। तो याद रखेंगे रिफाइनरी मथुरा, डिगबोई और पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, याद। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? तो भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार है वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि, वृक्षारोपण कृषि या निर्वाह कृषि। तो भारतीय कृषि को हम निर्वाह कृषि के रूप में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहती है, ठीक है। तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम रख सकते हैं भारतीय कृषि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अरस्तु, कोपरनिक्स, याल्मी, स्ट्रैबो। तो सर्वप्रथम दोस्तों पृथ्वी को गोलाकार माना था अरस्तु ने, याद रखेंगे। पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार किसने माना था? अरस्तु ने गोलाकार माना था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? कौन सा ग्रह इनमें से सबसे ज्यादा टाइम लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में? तो यहाँ पर है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो जो जितनी दूर होगा दोस्तों, ये सूर्य है अगर, तो यहाँ है बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल और ये बृहस्पति।
तो यहाँ पर ऑप्शन में बृहस्पति है, तो इसका लंबा हो जाएगा, तो बृहस्पति सबसे ज्यादा टाइम लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? तो सूर्य से अगर दूरी के बीच की अगर हम बात करें तो मंगल के बाद बृहस्पति आता है दोस्तों, और बृहस्पति के बाद शनि, और यूरेनस को अरुण कहते हैं, तो यानी कि बृहस्पति और शनि आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से मंगल और यूरेनस के बीच में आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो नेशनल हेराल्ड जो कि समाचार पत्रों में भी काफी बना रहता है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे दोस्तों, नेशनल हेराल्ड जो नामक समाचार पत्र था वो जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था, और 1938 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र था 1938 से स्थापित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अभी सोनिया गांधी और ये कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी को इसी पर, ये नेशनल हेराल्ड के इस पर ही जमानत पर ही बाहर आए हुए हैं दोस्तों। तो 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह में जो कुंवर सिंह एक नेता थे, ये थे दोस्तों आपके बिहार के नेता, और इन्होंने किया था ये कह सकते हैं कि बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने क्या किया था? जगदीशपुर से इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली थी दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जगदीशपुर से विद्रोह की बागडोर किसने संभाली थी, तो आप कहेंगे कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से गांधी जी ने अपना पहला जो अनशन था आंदोलन के लिए किया था, पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो अनशन किया था महात्मा गांधी ने वो किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए, और ये आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। याद रखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार महात्मा गांधी ने अनशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1884, 1872, 1881 या 1891। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे 1872 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और व्यवस्थित रूप से जो भारत में पहली बार जनगणना की गई थी वो 1881 से की गई। तो अगर पहली बार जनगणना कब की गई तो आप 1872 बोलेंगे, लॉर्ड मेयो के टाइम को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था दोस्तों? तो ब्रिटेन के किस नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? तो ये ऑप्शन है कैनिंग, ग्लैडस्टोन, पामरस्टोन या डिजरायली। तो याद रखना दोस्तों, डिजरायली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? राष्ट्रीय उत्थान कहा था दोस्तों। ये हाउस ऑफ कॉमन में विपक्ष के नेता थे डिजरायली, और इन्होंने उस समय की जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसे राष्ट्रीय उत्थान के नाम से संबोधित किया था।